हेलो सी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीए फाइनल ऑडिट का न्यूली एडेड चैप्टर डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। तो इस चैप्टर को हम टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम चाहे तो एक ही पार्ट में कर सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, लेकिन इस चैप्टर में टेक्निकल टर्म्स और टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगी कि आप भी जिस तरह मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करवा रही हूँ उसी तरह कीजिए, आपके लिए रिटेन रखना बहुत ईजी हो जाएगा। और इस वीडियो के तीनों पार्ट्स के बाद में एक 4th पार्ट आएगा जिसके अंदर इस चैप्टर में जो भी टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस है वो, और उसके अलावा जो भी केस स्टडीज़ आईसीआई ने दिए हैं वो उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हम उसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये पढ़ाते वक्त ये जो पीडीएफ मैं यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर मैंने टोटली आईसीआई स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज ही लिखी है। सो यू कैन श्योरली रिलाई ऑन दिस पीडीएफ। इसके अंदर मैंने किया क्या है, सिर्फ इररिलेवेंट पोर्शन को डिलीट किया है, उसके अलावा और भी कुछ भी नहीं किया हुआ। सिर्फ प्रेजेंटेशन आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग की गई है ताकि आप कंसेप्ट्स को रिटेन रख पाएँ। तो आप इस पीडीएफ पे इस चैप्टर के लिए पूरी तरह रिलाई कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। लेट्स ओपन दैट पीडीएफ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हमने लिखा है डिजिटल ऑडिट। जैसा कि चैप्टर का नाम ही डिजिटल ऑडिट है, तो इस चैप्टर में ना 2 टर्म्स आती है। एक तो है डिजिटल ऑडिट और दूसरी है ऑडिटिंग डिजिटली। दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है, पहले ये डिस्कस करते हैं, फिर डिजिटल ऑडिट को डीपली हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल ऑडिट और ऑडिटिंग डिजिटली। देखिए, आपको ये नाम सुन के जो लग रहा है ना कि ऑडिटर जो है वो डिजिटल मेथड्स यूज़ करेगा ऑडिटिंग के लिए, वो तो है ऑडिटिंग डिजिटली, यानी कि ऑडिटर जो है वो डिजिटली ऑडिट कर रहा है। और जो डिजिटल ऑडिट है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है ऑडिटिंग के यहाँ जो आईटी सिस्टम यूज़ किए गए हैं उनकी ऑडिट है डिजिटल ऑडिट। यानी कि जो ऑडिटी है उसके यहाँ जो प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है ना, वो सिस्टम्स कितने रिलायबल है, कितने इफेक्टिव है, उन चीज़ों की जो ऑडिट है वो कहलाएगी डिजिटल ऑडिट। और ऑडिटिंग डिजिटली का मतलब ये है कि ऑडिटर जो है वो डिजिटल मीन्स यूज़ कर रहा है एश्योरेंस लेने के लिए। तो दोनों में डिफरेंस समझे आप। अब हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द डिजिटल ऑडिट पार्ट। Concept number first, digital audit. Digital audit is placing assurance on the effectiveness of IT system implemented in an organization. तो जैसा मैंने आपको बताया, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, ऑडिटी की ऑर्गेनाइजेशन में। जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम ऑडिट करने वाले हैं उसकी जो आईटी सिस्टम है वो कितने इफेक्टिव है, इस बात का एश्योरेंस लेना कहलाता है डिजिटल ऑडिट। ठीक है, डेफिनेशन में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है और इतना ही रिटेन रखना है कीवर्ड्स के साथ। ठीक है, आपको इसे मेंशन करना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसका की फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिट। अब डिजिटल ऑडिट के जो फीचर्स है ना वो ऑडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। ऑडिटी यानी जिसकी ऑडिट की जा रही है उसके लिए होंगे, क्योंकि डिजिटल ऑडिट में हम ऑडिटी के आईटी सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम की ऑडिट कर रहे हैं, इसीलिए जो फीचर्स है वो ऑडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं। फर्स्ट फीचर इज एनकरेजेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, यानी कि जो ऑडिटी है अगर उसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के उसको एश्योरेंस मिल जाएगी, उसकी ऑडिट हो जाएगी कि वो इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ ऑडिटी को क्या चीज़ में हेल्प करेगी, उसको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करने के लिए एनकरेज करेगी। जैसे हमारा कोई सिस्टम है, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड अगर काम कर रहे हैं और यही हमें कोई एश्योर करके दे कि आपका सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है, तो हम टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा अपनाएंगे, हमें ये एनकरेज करेगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो भी मोर रिलायबल होगी। उसका कारण क्या है कि ऑडिटर जो है, क्योंकि वो उसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को अगर एश्योरेंस ले लेगा कि वो इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि मशीन जो है वो मशीन का वर्क हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, उसमें एरर के चांस बहुत कम होते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूज़ करने के बाद ऑडिटर को भी जो ओपिनियन वगैरह मिलेंगे, जो एविडेंसेस मिलेंगे, वो मोर रिलायबल होंगे, जिससे कि उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी और ज़्यादा रिलायबल बनेगी। तो तीसरा फीचर है डिजिटल ऑडिट का, इट सेव्स टाइम, कॉस्ट एंड ह्यूमन एफर्ट्स।
ये फीचर तो ऑटोमेशन के लिए सबसे बेसिक फीचर है। ऑटोमेशन का बेसिक फीचर यही होता है, या टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का बेसिक फीचर यही है कि इसको यूज़ करने से एक तो ह्यूमन के एफर्ट सेव होगी, कॉस्ट सेव होगी। कॉस्ट कैसे सेव होगी? जो काम पहले बहुत टाइम लग के हो रहा था या जिसके लिए हम ह्यूमन को सैलरी दे रहे थे, उसके बजाय वो काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हो जाएगा और टाइम बचेगा। वो तो बिल्कुल कॉमन बात है कि टाइम तो बचेगा ही टेक्नोलॉजी के यूज़ से। नेक्स्ट फीचर इज allows to standardize process। ओके, प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प करती है, क्योंकि अगर वही काम हम ह्यूमन बीइंग से करवाएंगे तो वो हर बार सेम तरीके से नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा ही आएगा। लेकिन वही काम अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाए तो वो प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर देता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जिस तरह की कमांड डाली जाएगी वो उसी तरह से हर बार सिमिलर सेम तरीके से आउटपुट देगा। तो नेक्स्ट फीचर एंड टू एंड प्रोसेसेस। इट्स कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ एंड टू एंड प्रोसेसेस। जो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ऑडिट हो रही है, उसकी अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम की ऑडिट हो जाए और वो उसी सिस्टम के थ्रू ही सब काम करवा रहा है, तो एक तरह से उसको हर प्रोसेस का कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिल जाएगा इस ऑडिट से। एंड नेक्स्ट इज इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इन्फॉर्म्ड डिसीजन क्या होता है? हम कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिसके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी चीज़ का इंफॉर्मेशन डिसीजन लेना चाहेगा और उसके बारे में उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, डिजिटल ऑडिट की हेल्प से उसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम की उसके पास सारी रिपोर्ट आ जाती है। तो उस रिपोर्ट पे रिलाई करके, उस इंफॉर्मेशन पे डिस्कस करके वो जो भी डिसीजन लेते हैं, उन डिसीजंस को इन्फॉर्म्ड डिसीजन कहते हैं। यानी कि so one of the feature of digital audit is it helps the auditing organization to take informed decision. So I hope you understand these features. Now let's move towards advantages of digital audit. Really very simple. अगर आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे ना तो भी आप easily mention कर सकते हैं। क्या होगा आप खुद सोच के देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पहले पढ़ा, इट सेव्स कॉस्ट, टाइम, ह्यूमन एफर्ट्स, ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट है इसमें, देखते हैं, लेट्स सी। लोअर पोस्ट, ओके, लोअर पोस्ट के नाम से जो पॉइंट है उसके अंदर यही मेंशन करना है कि ऑटोमेशन से जो है वो पोस्ट कम होती है, क्योंकि और ज़्यादा इफेक्टिवली हम परफॉर्म कर पाते हैं। और उसके अलावा जो पॉइंट है बेटर ऑडिट क्वालिटी, ये हमने पढ़ा था ना, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो उसकी मोर रिलायबल होगी। इसी से नेक्स्ट एडवांटेज में पॉइंट बन गया कि बेटर ऑडिट क्वालिटी। उसके अलावा ऑटोमेशन जो है विल एनहांस इफेक्टिवनेस। ओके, ये तो बेसिक पॉइंट है दैट इट विल enhance effectiveness and efficiency. Now next point is better analytics. इसके अंदर हम ऑटोमेशन या टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे इसके अंदर, तो उससे एनालिटिक्स जो है, एनालिसिस करने की जो पावर है वो एक तरीके से इंक्रीज हो जाती है। तो बेटर एनालिटिक्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्ड रिस्क असेसमेंट। तो ऑटोमेशन जो यूज़ करके एक ऑडिटर जो है अगर वो एनालिसिस अच्छे से कर पाएगा तो रिस्क असेसमेंट यानी जो प्रीवियसली करता है ना, हम असेस करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के रिस्क हैं, तो वो रिस्क को एनालिसिस करने में या असेसमेंट करने में ये हमें हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? डिजिटल ऑडिट। तो डिजिटल ऑडिट के ये सारे एडवांटेजेस थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज कंसीडरेशंस और चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट। तो डिजिटल ऑडिट में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं एक ऑडिटर के सामने डिजिटल ऑडिट करते वक्त? नाउ आई होप यू विल नॉट गोइंग टू कंफ्यूज बिटवीन डिजिटल ऑडिट एंड ऑडिटिंग डिजिटली। सो द चैलेंजेस टू डिजिटल ऑडिट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि डिजिटल ऑडिट करते वक्त उसको क्या कंसीडर करना चाहिए कि जो बिजनेस वो जिसकी ऑडिट कर रहे हैं, उस बिजनेस में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम यूज़ किया है वो उस सिस्टम से या ऑटोमेशन से क्या अचीव करना चाहता है। यानी जैसे कोई बिजनेस है जिसके अंदर आईटी सेक्टर का कोई काम ही नहीं है और फिर भी उसने आईटी सिस्टम लगा के रखा है, तो वो इरेलेवेंट है। तो आपको ये चेक करना है कि वो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने आईटी सिस्टम से किस तरह की डिमांड करता है। तो ये ऑडिटर को कंसीडर करके चलना होगा डिजिटल ऑडिट करते वक्त। वो तो वैसे भी अगर डिजिटल ऑडिट कर रहा है तो उसका मतलब वो उसके आईटी सिस्टम की ऑडिट कर रहा है, तो पहले ऑब्जेक्टिव तो पता हो कि आईटी सिस्टम जो है वो किस लिए लगाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट चीज, थिंक पीपल फर्स्ट, चेंज इज डिफिकल्ट। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रहा है तो सबसे पहले उसे अपने पीपल यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो उसके यहाँ काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि
अगर जो पीपल होते हैं ना उनमें चेंज एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। उन्हें ऐसा डर भी रहेगा कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से कहीं उनका ले ऑफ ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ऑटोमेशन को अडॉप्ट करते वक्त। नेक्स्ट इज ऑटोमेशन इज नॉट अ स्टैंड अलोन सोल्यूशन। ऑटोमेट कर देना किसी भी चीज़ का स्टैंड अलोन सोल्यूशन नहीं है। इसके साथ साथ आपका एक प्रॉपर प्लान रेडी होना चाहिए कि आप किस तरह से ऑटोमेशन का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अकेला ऑटोमेट कर देने से चीज़ें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। द नेक्स्ट इज इंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस। ये क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इट इज़ वन ऑफ द की फीचर ऑफ डिजिटल ऑडिट। सो इट शुड इंश्योर कि सच में वो स्टैंडर्डाइजेशन अचीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। एंड नेक्स्ट इज फोकस ऑन गवर्नेंस एंड डेटा सिक्योरिटी। जहाँ भी ऑटोमेशन की बात आ जाती है या आईटी को यूज़ करने की बात आती है, वहाँ सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि वेदर इट विल इंश्योर सिक्योरिटी और नॉट। क्योंकि जिस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, डिजिटल फ्रॉड्स, तो हमें ये इंश्योर करना होगा ऑडिटर को कि वेदर IT system ensures security or not. Okay. Now next is auditor will focus on the following areas while obtaining understanding the new technology. तो जिसकी ऑडिट करने जा रहे हैं सबसे पहले उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेगा ना। ऑडिटर IT सिस्टम की ऑडिट पे जा रहा है तो सबसे पहले IT सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा, और अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त किन किन एरियाज पे फोकस करना है वो दिया है। पहले तो ये न्यू एक्टिविटीज़ और चेंजेस टू एग्जिस्टिंग प्रोसेस। जो ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो डिजिटल ऑडिट करवा रहा है, क्योंकि तो उसके अंदर आपको ये चेक करना होगा कि किस तरह की चेंज की है उसने अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में। अगर वो अपनी एग्जिस्टिंग प्रोसेस से चेंज होकर डिजिटलाइजेशन अडॉप्ट कर रहा है या नई प्रोसेस में जा रहा है, तो वो न्यू एक्टिविटीज़ क्या है, इन चीज़ों पे ऑडिटर फोकस करेगा। नेक्स्ट इज चेंजेस द वे एंटिटी इज इंट्रोड्यूसिंग। चेंज करना बड़ी बात नहीं है, चेंज को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उस एंटिटी द्वारा, इस चीज़ पर भी ऑडिटर का फोकस रहेगा। एंड थर्ड इज न्यू रिस्क। अगर आप किसी भी तरह का चेंज करते हैं तो आपका जो रिस्क है वो भी चेंज होगा ही किसी ना किसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनुअल से ऑटोमेशन की ओर जा रहे हैं तो ऑटोमेशन के अपने नए रिस्क होंगे, तो उन रिस्क के बारे में भी ऑडिटर का जो है वो फोकस एरिया रहेगा। नाउ और नई टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या रहेगा ये भी ऑडिटर को देखना पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट्स थे कि नई टेक्नोलॉजी को समझते वक्त ऑडिटर को क्या क्या ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है कि क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है, और इम्पैक्ट क्या है उस नए चेंज का, क्या कोई नया रिस्क अराइज हो रहा है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स थे। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड कंसेप्ट, ऑडिटिंग डिजिटली। इस कंसेप्ट को मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ऑडिटिंग डिजिटली का मतलब क्या है। यूजिंग एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी फॉर कंडक्टिंग एन इफेक्टिव ऑडिट और टू ऑब्टेन एश्योरेंस। यानी कि एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए या ऑडिट को इफेक्टिवली करने के लिए आप जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं या एडवांसमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, उसका मतलब है यू आर ऑडिटिंग डिजिटली। अब है ना, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है और वो एग्जाम्पल है ऑडिटिंग डिजिटली का। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि एक मैनेजर है जो वीकली बेसिस पे ये चेक करता है कि जो वेंडर है उनकी मास्टर डेटाज में जो भी चेंजेस हो रहे हैं क्या वो अप्रूवल के बाद हो रहे हैं। तो वो ये चीज़ कैसे चेक कर रहा था, वो मैनुअली चेक कर रहा था। वो चीज़ वो बोट के थ्रू भी चेक कर सकता है। बोट क्या होता है, एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो अगर आप कोई रिपीटेड कोई टास्क करते हैं ना तो वो टास्क को करने में बहुत ईजी हो जाता है। करना क्या होगा, बोट को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देनी होगी और जिस तरह की आप उसमें इंस्ट्रक्शंस इंसर्ट करेंगे वो उनको फॉलो करते हुए वो रिपीटेटिव टास्क जो है वो हमसे भी ज़्यादा फास्टर तरीके से करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, टाइम को सब सेव होगा। तो ये एग्जाम्पल था। नाउ देयर आर की फीचर्स और एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली ऑडिट करने के क्या एडवांटेजेस है या क्या फीचर्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑडिट। वही सेम पॉइंट्स रिपीट हो के वापस आ रहे हैं कि आपको अगर आप कोई चीज़ डिजिटली परफॉर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपके ऑडिट की क्वालिटी इंक्रीज होगी क्योंकि ऑटोमेशन होगा। ऑटोमेशन से आप एनालिसिस बेटर कर पाएंगे और उससे क्या होगा, आपकी ऑडिट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। सेकेंड इज डिक्रीजिंग ह्यूमन डिपेंडेंसीज। पहले जिन काम के लिए हम लोगों पे डिपेंड थे यानी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, वो सब चीज़ें जो थी वो अब बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन बेटर एनालिटिक्स कर पाएंगे,
एरर्स कम रहेगी और जो चीज़ें ऐसी थी ना कि मोर रिलायबल चीज़ें मिलेगी। पहले जो चीज़ आप ह्यूमन से एविडेंस कलेक्ट करते थे वो इतने रिलायबल नहीं होते, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है पर टेक्नोलॉजी या मशीन झूठ नहीं बोल सकती, राइट? तो अब आपको जो है ह्यूमन पे डिपेंडेंसीज कम हो गई। नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेज ट्रांसपेरेंसी। ओके, ट्रांसपेरेंसी वही बात हो गई कि टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो टेक्नोलॉजी आपसे झूठ नहीं बोलेगी और उससे जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होगी वो रिलायबल होगी और आप उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक ही ट्रांजेक्शन को ट्रेस कर सकते हैं, इससे मोर रिलायबल डेटा मिलेगा। नेक्स्ट इज ऑटोमेशन एंड ईज। ठीक है, इसमें है कि ऑटोमेशन से आपका काम बहुत ईजी हो गया। जिन चीज़ों को चेक करने के लिए आप जो सैम्पल साइज थे, मतलब पॉपुलेशन में से सिर्फ सैंपल सेलेक्ट करके उस पे अपने प्रोसीजर्स करते थे और फिर एविडेंस ऑब्टेन करते थे और फिर उसमें भी ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस रह जाती थी कि पता नहीं जो हमने एविडेंस ऑब्टेन किए हैं वो सारी पॉपुलेशन को दर्शाते भी हैं या नहीं। अब वो चीज़ें नहीं होगी क्योंकि ऑटोमेशन की हेल्प से पूरी पॉपुलेशन को चेक करना आपके लिए बहुत ईजी हो गया है। तो उससे क्या होगा आपके लिए, ईज जो इसमें लिखा है ऑटोमेशन एंड ईज द पॉइंट। नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव एफिशिएंसी। सो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा इन सब चीज़ों का जो ऊपर पॉइंट्स पढ़े ना, ये सब होने से क्या होगा, ऑडिटर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। और देन बेटर रिस्क असेसमेंट, ये पॉइंट भी प्रीवियसली डिस्कस हो गया है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये घूम फिर के रिपीट हो रहे हैं, बस आपको इनको 3-4 बार रीड करना है जिससे आपके माइंड में ये कीवर्ड सेट हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज कंसिडरेशंस इन ऑडिटिंग डिजिटली। तो ऑडिटर जो है अगर वो डिजिटली ऑडिट करेगा तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें उसके सामने चैलेंजेस आएंगे। तो क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट प्रॉब्लम आर यू ट्राइंग टू सॉल्व। ऑडिटर को पता होना चाहिए डिजिटली ऑडिट करने से पहले कि किस तरह की प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा कि उसको पता रहेगा किस तरह की टेक्नोलॉजी उसे यूज़ करनी है और लेटेस्ट टूल्स जो अवेलेबल है उनमें से वो उसको कौन कौन से बेनिफिट दे सकते हैं। नेक्स्ट इज विच टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू। वही बात कि बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, लेकिन अगर ऑडिटर को ये पता होगा कि उसको किस तरह का सोल्यूशन चाहिए या उसकी प्रॉब्लम किस तरह की है, तो वो टूल अपने अकॉर्डिंग चूज करेगा। ठीक है, तो विच टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू, ऑडिटर शुड कंसीडर दिस while auditing digitally. Next is how will you upskill your people. ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है वो गुड है, अच्छी है, लेकिन वो तब तक अच्छी है जब तक आप यूज़ करने वाले जो है वो उसके साथ कंफर्टेबल है। तो ऑडिटर को अपनी टीम को देखना होगा और उनको अपस्किल करना होगा। अगर वो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के काबिल है तब तो गुड एंड बेटर, बट अगर नहीं है तो ऑडिटर अगर डिजिटली ऑडिट करना चाहता है तो उसको अपनी पूरी टीम को इसके लिए अपस्किल करना होगा। ये उसके लिए कंसीडरेशन है। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, बिल्कुल वही बात हो गई, लो से हाई सोफिस्टिकेशन के साथ, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है, हर तरह के ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो ऑडिटर को उनमें से ये चूज़ करना है कि जिस तरह का टास्क ऑडिटर परफॉर्म करना चाहता है उसके लिए द बेस्ट ऑटोमेशन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑडिटर जो है वो किस तरह के ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस यूज़ कर सकता है। उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। मैक्रोज आपने MS एक्सेल में यूज़ किए होंगे कि हम उसे जिस तरह का टास्क, रिपीटेड टास्क परफॉर्म करता है वो हम जिस तरह का उसके अंदर इंसर्ट करके सेव कर देते हैं, अगर हम उसी पे क्लिक करें, रन करें मैक्रो को, तो वो उस रिपीटेड टास्क को अपने आप परफॉर्म कर देता है। तो ये एक तरह का ऑटोमेशन का एग्जाम्पल है जो ऑडिटर यूज़ कर सकता है। उसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आगे इस चैप्टर में डीपली डिस्क्राइब किया गया है। तो नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द IT इन्वायरमेंट। तो अगर ऑडिटर जो है वो डिजिटली ऑडिट करना चाहता है या फिर डिजिटल ऑडिट करना चाहता है, ठीक है, और डिजिटल ऑडिट जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऑडिटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम की ऑडिट करना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा, सबसे पहले उसको IT एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। IT एनवायरनमेंट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा, तो ऑडिटर अंडरस्टैंड द वे इन विच द एंटिटी रिलाइज अपॉन द IT। जिस एंटिटी के IT सिस्टम की आप ऑडिट करने जा रहे हैं, सबसे पहले ऑडिटर ये अंडरस्टैंड करेगा, ये समझने की कोशिश करेगा ऑडिटी जो है वो अपने IT सिस्टम को किस तरह यूज़ कर रही है, उस पर किस तरह रिलाई करती है। अगर ऑडिटर ये समझेगा तो इससे ऑडिटर को रिस्क जानने में भी आसानी होगी कि अगर जो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी तरह से अपने IT सिस्टम पे ही निर्भर करता है तो वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। नाउ नेक्स्ट ऑडिटर क्या समझेगा कि
आईटी सिस्टम पे रिलाई करती है वो तो देख लिया, अब आईटी पे कितना कंट्रोल लगाए हुए उन्होंने, किस तरह के कंट्रोल जो है वो एंटिटी की आईटी प्रोसेस पे लगाए हुए हैं। क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ भी कर रहे हैं ना, तो भी आपको उसके ऊपर कंट्रोल्स किस तरह के इम्प्लीमेंट किए वो ये बताता है कि आपका आउटपुट जो है वो कितना रिलायबल होगा। और नेक्स्ट इज एंटिटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो कितना कॉम्प्लेक्स है, ये भी ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आईटी एनवायरनमेंट को समझने के लिए। तो कौन से 3 पॉइंट्स थे? फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये समझेगा कि एंटिटी जो है वो कितना ज़्यादा उस पर रिलाई कर रही है आईटी सिस्टम पे, या किस तरह यूज़ कर रही है। दूसरा वो ये देखेगा कि एंटिटी ने किस तरह के कंट्रोल्स लगाए हुए हैं अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स पे। एंड तीसरा देखेगा कि एंटिटी का आईटी एनवायरनमेंट जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये थे 3 पॉइंट्स। नाउ लेट्स मूव टू द की एरियाज फॉर एन ऑडिटर टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। पहले तो थी 3 बातें कि किस तरह अंडरस्टैंड करेगा या कहाँ कहाँ देखेगा। अब प्रॉपरली उन्होंने की एरियाज मेंशन कर दिए हैं, तो इनको पॉइंट बाय पॉइंट रीड करेंगे और आपको रिटेन करने की कोशिश करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन। किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम उसका फ्लो समझते हैं कि वो किस तरह ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर रहा है। तो पहले ऑडिटर जो है वो सिस्टम को समझने के लिए उसमें होने वाली ट्रांजेक्शन्स का फ्लो ऑब्जर्व करेगा, फ्लो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। वो फोकस करेगा कि आईटी एप्लीकेशंस कौन सी है, वो किस तरह से ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस कर रही है, तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। एंड नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग ऑफ सिग्निफिकेंट सिस्टम। पहला था कि उसने ट्रांजेक्शन्स का फ्लो समझ लिया, अब दूसरे में वो समझेगा सिग्निफिकेंट सिस्टम्स। तो उस जो टोटल आईटी सिस्टम है, ये टोटल एनवायरनमेंट है, उसमें जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है, सिग्निफिकेंट का मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट है, वो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी सिग्निफिकेंट पोर्शंस है उनको समझने की कोशिश करेगा। और थर्ड में वो करेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, यानी कि एंटिटी ने दोनों ही कंट्रोल्स यूज़ किए होंगे, तो दोनों को समझने की कोशिश करेगा कि मैनुअल कंट्रोल्स किस तरह लगाए हैं और टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल्स यानी ऑटोमेटेड कंट्रोल्स को किस तरह एंटिटी ने यूज़ किया है। नेक्स्ट करेगा किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की है। ये सब चीज़ें क्या है, ये एरियाज हम पढ़ रहे हैं। ये कौन से एरियाज है? दैट विल हेल्प द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द आईटी एनवायरनमेंट ऑफ द एंटिटी। तो क्या क्या होगा, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की है, ठीक है। और नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। ये वही 5 पॉइंट थे। देखो, पहला था फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन, दूसरा सिग्निफिकेंट सिस्टम्स, उसके अंदर फिर कंट्रोल्स मैनुअल एंड ऑटोमेटेड, और फिर टेक्नोलॉजी किस तरह की यूज़ हुई है, और लास्ट में आ गया कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो दीज वर द की एरियाज। नेक्स्ट इज, अब क्योंकि आईटी यूज़ हुआ है तो रिस्क तो अराइज होगा। ये तो हम लोग मोबाइल भी यूज़ करते हैं, तो हमें पता है कि उससे रिस्क भी होता है, उससे बेनिफिट्स भी होते हैं, क्योंकि एवरी वन हैज़ 2 साइड्स। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से ज़रूरी नहीं कि सब कुछ बिल्कुल फ्लो में चले, इससे कुछ रिस्क भी होते हैं। वो रिस्क जो है उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, और वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, तो ऑडिटर जो है वो कि जो आईटी एप्लीकेशन यूज़ हो रही है ना, उसको देखेगा कि आईटी एप्लीकेशन किस तरह की है, ऑटोमेशन किस लेवल पे यूज़ हो रहा है, कितनी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो है वो ऑटोमेशन से रिलेटेड है। तो ये सब चीज़ें ऑडिटर देखकर रिस्क का अंदाज़ा लगा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज, किस तरह का रिस्क होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करने में। बिल्कुल डेली हमारी बेसिक लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो उससे किस तरह का रिस्क हो सकता है। पहला, अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि आपका फ़ोन है, उसमें किस तरह का रिस्क है। उसमें रिस्क ये कि उसका पासवर्ड किसी को पता चल जाए और वो आपके फ़ोन को एक्सेस करे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज अनऑथराइज्ड एक्सेस। दूसरा, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर्सोनल है एंटिटी में, जिनको हमने खुद ने एक्सेस दिया है, अगर वो उस एक्सेस का फ़ायदा ज़रूरत से ज़्यादा उठाए, यानी कि क्योंकि उन्हें एक्सेस दिया गया है वो इस बात का फ़ायदा उठा रहा है। इसमें पॉइंट क्या है, इसमें पॉइंट है आईटी पर्सोनल गेनिंग एक्सेस प्रिविलेजेस, और उस प्रिविलेज यानी फ़ायदा उठाते हुए वो क्या करेंगे, वो अनऑथराइज चेंजेस कर देंगे। जिन चेंजेस जिन्होंने ऑथराइज भी नहीं किया गया है, वो इस तरह की चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर देंगे। और क्यों कर पा रहे हैं वो, क्योंकि हमने खुद एक्सेस दिया है। नेक्स्ट है कि आईटी एप्लीकेशन है ना, जो उसको अपडेट करता, उसको अपडेट मांगता है टाइम टू टाइम। अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो उसमें किसी तरह के ग्लिचेस आने लग जाते हैं।
तो अगर आप फेल हो गए अपडेट करने में तो ये भी एक तरह का रिस्क है कि वो स्मूथली परफॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद है कि इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन। देखो, मशीन्स को चलाने वाला तो अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग ही है, तो अगर हम मैनुअली इंटरवेन कर रहे हैं उन आईटी सिस्टम में तो ये भी एक तरह का रिस्क है। फिर है डाटा लॉस। डेटा जो मशीन में स्टोर हुआ है वो अगर एक बटन से डिलीट हो सकता है ना, तो उसका मतलब ये है कि डेटा लॉस होने के चांसेस हमेशा रहेंगे, करप्ट होने के चांसेस भी रहेंगे, क्योंकि हैकिंग वगैरह सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करने के डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ डाउन टाइम। अभी ये भी हो गया कि आपका पावर सप्लाई बंद हो गया या किसी तरह का डाउन टाइम आ गया, तो ये रिस्क तो हमेशा रहेगा। तो नेक्स्ट इज सिस्टम इंटीग्रेशन एंड कंपैटिबिलिटी। जब हम बहुत सारे सिस्टम्स को एक साथ यूज़ करते हैं ना, तो उनका आपस में तालमेल बिठाना, उनकी कंपैटिबिलिटी, उनका इंटीग्रेशन करना। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने बहुत सारे सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया तो एक सिस्टम फेल होते ही बाकी सब पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी वन ऑफ द रिस्क ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ नेक्स्ट इज हैवी डेटा लोड। इसके अंदर ऐसा है कि कई बार क्या होता है, डेटा का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टर्म है स्केलिंग। ठीक है, स्केलिंग को डिफाइन किया गया है, और वो कैसे डिफाइन किया गया है, नेटवर्क यूजेज। देखो, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को लोड जितना पड़ेगा उतनी उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी। आपने भी देखा होगा कि आपके फ़ोन का स्टोरेज जब फुल हो जाता है तो वो थोड़ा रुक रुक के काम करता है। वैसे ही किसी एप्लीकेशन पे लोड ज़्यादा पड़ेगा तो वो उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। और इसी तरह की चीज़ों से ओवरकम करने के लिए एक कंसेप्ट यूज़ होता है स्केलिंग। और स्केलिंग जो है उसका मतलब ये है कि आईटी सिस्टम्स, रिसोर्सेज और हार्डवेयर कैन बी एडेड टू द एग्जिस्टिंग नोड्स। यानी कि फॉर इसका एकदम बेसिक एग्जाम्पल दूँ तो आपके फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया, आपने एसडी कार्ड इंसर्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि आप किसी तरह का हार्डवेयर, किसी और तरह का रिसोर्स ऐड करके उस पर लोड कम कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग नोड में किसी और तरह का रिसोर्स ऐड करके उस पर लोड कम कर रहे हैं, यानी लोड डिक्रीज कर रहे हैं ताकि वो स्मूथली वर्क करे। तो उसका मतलब ये होता है स्केलिंग। ठीक है, इस टर्म को याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पस। नाउ नेक्स्ट इज आईटी डिपेंडेंसीज। आईटी डिपेंडेंसीज का मतलब है कि आप ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करने में, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ऑथराइज करने में, रिकॉर्ड, प्रोसेस एंड रिपोर्ट, इस तरह की चीज़ें करने में अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप आईटी पे डिपेंडेंट हैं और आपकी आईटी डिपेंडेंसीज क्रिएट हो रही हैं। तो कब क्रिएट होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी? जब आप ट्रांजैक्शन को ऑथराइज, रिकॉर्ड, प्रोसेस, रिपोर्ट, ये सब करने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो 5 टाइप्स की आईटी डिपेंडेंसीज है। पहले ये ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। तो एक एंटिटी जो है वो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स को अगर यूज़ कर रही है, यानी वो किसी न किसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। ऑटोमेटेड कंट्रोल का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है परचेज ऑर्डर अप्रूवल वाया फॉर्मेट चेक्स। यानी कोई एंटिटी जो है वो परचेज ऑर्डर, मतलब परचेज के लिए अगर उसको ऑर्डर मिलता है तो वो उसको अप्रूव करती है किसी तरह के फॉर्मेट चेक के थ्रू। यानी कि कोई डेट का फॉर्मेट उसने लगा के रखा है कि इसी तरह का फॉर्मेट होगा तभी वो ऑर्डर एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये एक तरह का ऑटोमेटेड कंट्रोल है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स। ठीक है, एंटिटी जो है वो अपने मैनुअल कंट्रोल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम्स की द्वारा जनरेटेड जो रिपोर्ट्स है वो यूज़ करती है, तो भी वो किसी न किसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। एंड नेक्स्ट इज कैलकुलेशंस। अगर वो कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए आईटी का यूज़ कर रही है तो इसका मतलब है वो आईटी पे डिपेंडेंट है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी। इसके अंदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ भी है, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करने के लिए और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए भी अगर आप आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है तो ये भी एक तरह की डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। और फिफ्थ इज इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब ये होता है कि जिस प्रोग्राम्ड लॉजिक के थ्रू आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसे इंटरफेस कहते हैं। और अगर आप किसी तरह का इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं यानी आप आईटी पे डिपेंडेंट है। तो ये थी आईटी डिपेंडेंसीज। इसके नीचे एक नोट लिखा है, इसका मतलब ये है कि सारे डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई करने के बाद ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर को ये पता लगाना है कि मैनेजमेंट ने इन सब चीज़ों से जो अराइज होगा ना रिस्क, आप इतना आईटी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो रिस्क तो अराइज होगा। तो ऑडिटर को ये आइडेंटिफाई करना है कि उस रिस्क को मैनेजमेंट कैसे एसेस करता है।
मैनेजमेंट ने सोचा है या ऐसा कुछ कैलकुलेशन किया है कि इतने आईटी डिपेंडेंसीज से हमें कितना रिस्क हो सकता है, इस बात पे ऑडिटर को कंसीडर करना है। ठीक है, और इसके आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर होगा, क्योंकि ये चैप्टर का बहुत ज़्यादा टेक्निकल पार्ट होने वाला है, साइबर रिस्क, जिसके अंदर आपने सीए इंटर में पढ़ा होगा, ईआईएस नाम का सब्जेक्ट जो था आपके एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके अंदर इसके अंदर जो टॉपिक्स है बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स जो आएंगी, इसीलिए मैं इसे सेकंड पार्ट में कवर करना चाहती हूँ, ताकि मैं चाहूँगी कि आप फर्स्ट पार्ट को प्रॉपरली रिवाइज करके आएँ। तब तक फर्स्ट पार्ट बेसिकली बिल्कुल ईजी था, इसके अंदर आप नेचुरली पॉइंट्स को डेवलप कर पाएंगी, अगर आपने 1-2 बार रीड किया होगा तो भी इनफ रहेगा। बट जो सेकेंड पार्ट होने वाला है उसे आपको डेफिनेटली 2 से 3 बार सुनना होगा, क्योंकि उसके अंदर जो टर्म्स है ना वो एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। सो लेट्स मीट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो एंड यस डू कमेंट आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए। ओके, थैंक